ये आपके लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज में एक एक्ट अटैच है, कर्मकार पत्रकार अधिनियम 1923। इसी सेक्शन में 19 ये आयुक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, आयुक्त क्या है और उनकी पोस्टिंग क्या होती है, कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनकी और भी कार्य क्या है, इसके संदर्भ में आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये आयुक्त को क्या निर्देश होता है कि आयुक्त जो है किसी संबंधित क्षेत्र से संबंधित आयुक्त जो है वो प्रतिकर अदा करने से संबंधित किसी व्यक्ति के दायित्व का निश्चित करता है। ठीक है ना, क्या करता है, कोई जो है संबंधित क्षेत्र से अगर कोई बात आती है तो प्रतिकर के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति दायित्वहीन होगा वो निश्चित करता है। ठीक है ना, एतद विषय उत्पन्न सभी प्रश्नों का वो निपटारा करता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न विषय होते हैं उनका वो निपटारा करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर पक्षकारों के बीच में कोई ऐसा अनुबंध अस्तित्व में नहीं है तो प्रतिकर के दावे का भी निर्णय करता है और स्वयं निर्णय करने के लिए वो सक्षम होता है। अब बात आती है कि क्या क्या वो करते हैं। ठीक ना, नंबर 1 इस बात से संबंधित प्रश्न है कि क्या कोई क्षतिग्रस्त जो है व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है। इसका निश्चय करते हैं कि क्षतिग्रस्त जो है व्यक्ति कर्मकार की श्रेणी में आता है या नहीं। ठीक है ना, इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, नंबर 2 क्या करते हैं, प्रतिकर अदा करने के संबंध में वो दायित्व निश्चित करते हैं। प्रतिकर देने के लिए व्यक्ति के दायित्व को का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, निर्धारण करते हैं। ये दूसरा काम इनका है। ठीक है, तीसरा काम क्या है, तीसरा काम यह है कि प्रतिकर की राशि जो है वो उसको निर्धारित करते हैं और उसकी अवधि, प्रतिकर की राशि, प्रतिकर की राशि और अवधि निश्चित करते हैं। ठीक ना, और चौथा क्या है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है और निःशक्तता की प्रकृति और विस्तार। अगर निःशक्तता है, निःशक्तता उसका विस्तार, निःशक्तता जो है उसकी प्रकृति और उसकी विस्तार प्रकृति उसका निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, आयुक्त का कार्य है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति जो है वो कर्मकार की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इसका निर्धारण करते हैं, तभी कोई प्रतिकर मिलेगा। दूसरा, प्रतिकर देने के लिए जो है वो कौन सा व्यक्ति दायित्वाधीन है, किस व्यक्ति को प्रतिकर अदा करना है, इसका निर्धारण करते हैं। तीसरा है प्रतिकर की राशि और अवधि, ये दोनों का निर्धारण करते हैं। और चौथा है आपका निःशक्तता की प्रकृति और उसका विस्तार पे वो निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, ये आयुक्त के कार्य है। ठीक ना, अब इनको जो है सिविल कोड का क्षेत्राधिकार मिलता है। इनका कौन मिलता है, सिविल कोड, सिविल कोड का क्षेत्राधिकार इनको वो मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये है। और आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, सेक्शन 20 कहता है ऐसे प्रतिकर के अदा करने के संबंध में
व्यक्ति के दायित्व को प्रश्न का निर्धारण करने के लिए जो है प्रयोजन के लिए राज्य सरकार जो है प्राधिकृत है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको नियुक्त करती है, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है कि जो ला नोइंग हो, ठीक है ना। क्योंकि आयुक्त का जो कोड होता है इसलिए ला नोइंग व्यक्ति को जो है इसमें पोस्ट पर रखा जाता है, जो इन सब मामलों में जानकार हो और नियम कानून का ज्ञाता हो, तो उसको जो है ये आयुक्त जो है नियुक्त किया जाता है। विज्ञापन निकाला जाता है, ठीक है ना, और एप्लीकेशन इनवाइट होती है और उसके बाद जो है उस पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। तो आयुक्त जो है एक विशेष क्षेत्र के लिए जो है वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कार्रवाइयों का स्थान और उनका अंतरण, और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी जहां उनको बैठने की जगह देगी उस अनुसार जो है वो अपना उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उस सीमाओं के अंतर्गत जो भी जो है दुर्घटना से ग्रसित या उससे संबंधित जो भी विवाद होंगे उसको सुनने का उनको अधिकार होता है, ठीक है ना। और ये है, और उसमें जो भी होगी सब सारी कार्रवाइयां उसके समक्ष होंगी, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में दुर्घटना जिससे क्षति घटित हुई है आयुक्त की समझ, ठीक है ना। अब बात आती है कि किस आयुक्त के समक्ष जो है वो जांच और विचारणा किया जाएगा, प्रतिगत राशि के लिए कर्मकार जो है कि नहीं है, इसके निर्धारण कहाँ होगा, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में दुर्घटना घटती है उस क्षेत्र का जो आयुक्त होगा वो उसके लिए अथराइज होगा, ठीक है ना। और जिस क्षेत्र में कर्मकार की मृत्यु हो जाती है उसमें उसके जो आश्रित है वो जहां निवास करते हैं उस क्षेत्र से संबंधित जहां आयुक्त होगा वो उसको क्षेत्राधिकार होता है, ठीक ना। या जिस क्षेत्र में नियोजक का पंजीकृत कार्यालय है, ठीक है। 3 कंडीशन है। सेक्शन आपका है ये 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि ऐसे मामले इस आयुक्त के समक्ष पेश किए जाएंगे, इस पर्टिकुलर आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जिस नंबर 1 जिस क्षेत्र में दुर्घटना कार्य हुई है, ठीक है ना, वहां की आयुक्त समक्ष ये कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। दूसरा, जिस क्षेत्र में कर्मकार रहता है या कर्मकार के मृत्यु के बाद आश्रित का निवास स्थान जहां होता है वहां के आयुक्त के समक्ष जो है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है? तीसरा है जिस क्षेत्र में नियोजक का पंजीकृत कार्यालय है, नियोजक का पंजीकृत कार्यालय जहां होगा वहां के आयुक्त के समक्ष ये मामले सब देखे जाएं। ये इनका क्षेत्राधिकार है, कार्रवाइयों का स्थान यही, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में दुर्घटना कार्य हुई है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है आयुक्त जो है वो देखेंगे, और जिस क्षेत्र में जो है वो कर्मकार रहता है या कर्मकार की मृत्यु होती है तो कर्मकार का जो आश्रित है उसका निवास स्थान जहाँ है तो वहाँ के आयुक्त के समक्ष वो पेश होगा, और नियोजक पंजीकृत कार्यालय जहाँ उपस्थित है ये, ठीक ना। तो इस तरह से है, और इसके बीच में क्या है? अथवा
चाहे यहाँ हो जहाँ दुर्घटना कारित हुई है वहां के आयुक्त के समक्ष पेश होगा, या जहाँ कर्मकार रहता है, या जहाँ कर्मकार के मृतक के रूप में आश्रित रहते हैं, या जहाँ पंजीकृत कार्यालय इसका नियोजन का, ठीक ना। ये 3 है, इसमें किसी भी आयुक्त के समक्ष जो है ये कार्यवाही का संचालन होगा, ठीक ना। और इस संदर्भ में एक केस हम आपको बताते हैं, तो नोट करें, अच्छा केस है। और यह है मोरगिना बेगम, ठीक है ना। यह है मोरगिना बेगम बनाम मोरगिना बेगम बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमान प्लांटेशन लिमिटेड, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमान प्लांटेशन लिमिटेड। ये बात, इस बात में क्या था कि दावेदार कर्मकार जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, माता पिता थे, ठीक है ना। वह आयुक्त के समक्ष अपने दावे में सफल रहे। अपील में उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया कि उक्त आयुक्त को दावे पर विचार करने की अधिकारिता नहीं प्राप्त थी, अतएव दावेदार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल किया, ठीक है ना। माता पिता थे, कौन था दावेदार? माता पिता। कर्मकार की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, माता पिता ने जहां वो रहते थे उन्हीं की आयुक्त में जो है उन्होंने वो आवेदन किया था प्रतिशत पाने के लिए, ठीक है ना। और आयुक्त ने इसको पारित किया था, प्रतिशत की राशि निश्चित किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया कि आयुक्त को दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था, ठीक है ना। इसी से अपेक्षित जो है पक्षकार जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील में दाखिल किया। उच्चतम न्यायालय ने वो अपील को स्वीकार करके ये संप्रेषित किया कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 तथा 1995 यथा संशोधित धारा 28 के अंतर्गत तेजपुर के आयुक्त को अधिकारिता थी। ये घटना कहाँ से, माता पिता कहाँ रहते थे? तेजपुर में रहते थे। ये तेजपुर के निवासी थे और यहीं के आयुक्त को के समक्ष में इन्होंने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, माता पिता जहाँ निवास कर रहे हैं तेजपुर में, उसके जो आयुक्त हैं उनको जो स्थानीय अधिकारिता है, लोकल जुडिक्शन है, सुनवाई की जुडिक्शन है। हाई कोर्ट के जो निर्णय था वो उन्होंने उसको नहीं माना, ठीक है ना। तो सामान्यतः ये होता है जहाँ पक्षकार निवास करता है वहीं की आयुक्त की समझ जो है वो प्रतिकर के लिए आवेदन पड़ता है। ये उसका इम्पोर्टेंट केस है आपका, ठीक है ना। अब आवेदन का प्रारूप क्या होगा ये आप बताता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 वो आवेदन कैसे किया करेंगे, उनका आवेदन का प्रारूप जो है, ठीक है ना। आवेदन का जो प्रारूप है वो किस रूप में होगा, ठीक है ना। नंबर 1, संक्षिप्त रूप में विवरण हो, जिस क्रम में, जिस स्थान के नियोजन के अनुक्रम में उनको जो है वो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, ठीक है ना। और उस अंतोष के बारे में उसका विवरण हो, कितने अंतोष की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। और किसी नियोजक के विरुद्ध जो है सबके दावे में प्रकरण में घटित दुर्घटना होने की नोटिस भी दिया जाना चाहिए। नोटिस, दूसरा काम है नोटिस भी दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा जो है आपका है, जो प्रारूप आपका है वो पक्षकारों के नाम और पते स्पष्ट रूप से होने चाहिए, जिससे पक्षकार सुनिश्चित किए जाए वो कहाँ रहने वाले हैं और कौन से हैं, कैसे, ठीक है ना। और दूसरी बात, आश्रित द्वारा पत्र के आवेदन में अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में उन मामलों में एक संक्षिप्त विवरण
जिस पर समझौता किया गया है। अगर कोई समझौता है उसका एक संक्षिप्त विवरण जो है दिया जाना चाहिए, और अगर समझौता नहीं किया है उसका भी विवरण देना चाहिए। ठीक ना, ये आपके आवेदन के प्रारूप हैं। ठीक ना, अब बात आती है कि बीमाकर्ता का दायित्व क्या है। फैसला है बीमाकर्ता का दायित्व उतना ही दायित्व है जो आप बीमा ने किया। ठीक ना, इसीलिए लोग बीमा करते हैं कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, कोई विषम परिस्थिति होती है, तो बीमा कंपनी जो है वो सहायता इतना अमाउंट देगी। ठीक ना, इसीलिए लोग बीमा कराते हैं। ये विभूषण बनाम श्रीमती दिनमणि देई, श्रीमती दिनमणि देई, ये आपका केस है, ये ले लीजिएगा, है 1884 का ही है। 1800 बहुत पुराना है, लेकिन लेडीज केस है, ये केस है LLJ। ठीक ना, इसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया। कहाँ है? उड़ीसा उच्च न्यायालय क्या मत व्यक्त किया कि प्रतिकर की अदायगी का दायित्व मुख्य रूप से नियोजक का होता है। ठीक है, किसका होता है? नियोजक का। ठीक ना, नियोजक का होता है, लेकिन प्रतिकर का दिया गया निर्णय धनराशि जो नियोजक द्वारा दिए है वो नियोजक का अहम दायित्व है कि वो दे। ठीक ना, लेकिन अतः प्रतिकर की धनराशि जो नियोजक द्वारा दिए है उसको दे लिए बीमा कंपनी दायित्वाधीन होती है। बीमा कंपनी दायित्वाधीन होती है। ठीक है, पहले तो नियोजक दायित्वाधीन होगा, उसके बाद अगर उसने बीमा किया है तो बीमा कंपनी उस दायित्वाधीन हो जाएगी। ठीक है ना, और बीमा कंपनी से वसूली की जा सकती है। भाई इसीलिए बीमा किया जाता है, बीमा कंपनी से वसूली की जा सकती है। ये विभूषण बनाम श्रीमती दिनमणि देई के केस में डिसाइड किया गया, उड़ीसा उच्च न्यायालय का ये है। ठीक है ना, और अब बात ये आती है सेक्शन 23 कि आयुक्तों को शक्तियां क्या है और उनकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना, तो सिविल जो प्रक्रिया आती है 1908 वो सब लागू होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो है इसमें लागू होता है। ठीक है ना, सब शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो है ये आयुक्त जो है अथराइज है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी शक्तियां प्राप्त है कोर्ट को, वो सारी शक्तियां जो है आयुक्त जो है वो अथराइज है प्रयोग करने के लिए। ठीक है ना, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। क्या ले सकता है? शपथ पर साक्ष्य लेगा। शपथ पर साक्ष्य लेगा, गवाहों की उपस्थिति निश्चित करेगा, उसी रूप में गवाहों की उपस्थिति करेगा, दस्तावेज अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के संबंध में विवश करेगा। महत्वपूर्ण जो भी दस्तावेज हों उनको पेश करने के लिए विवश करेगा। ठीक है ना, इस तरह से आयुक्त जो है ये कार्रवाई करता है। ठीक है ना, हाँ। और पक्षकारों की हाजिरी, अब सेक्शन आता है 24, उसमें आता है पक्षकारों की हाजिरी। ठीक है ना, उसमें जो है पक्षकार जो है किसके द्वारा जो है वो हाजिर हो सकते हैं। नंबर 1 है फिर व्यवसायी द्वारा, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उपस्थित होता है तो
उपस्थिति मानी जाएगी। ठीक है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे किसी मामले में कोई आदमी वकील अधिवक्ता इंगेज करता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। ठीक है ना, किसी बीमा कंपनी का कोई पदाधिकारी, ठीक है ना, विधिक व्यवसायी ठीक है। दूसरा, बीमा कंपनी का कोई अधिकारी पदाधिकारी, ठीक है। तीसरा, रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ का कोई पदाधिकारी, अगर कोई रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड व्यवसाय का कोई पदाधिकारी। चौथा जो है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त परीक्षक, खान अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारी, और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कोई पदाधिकारी कि उसे सरकार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, आयुक्त की अनुमति से प्राधिकृत किया गया अन्य कोई व्यक्ति। इतने लोग जो है इनके माध्यम से पक्षकार की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज है। तो और ये है एक केस है श्रीमती नानक चंद शाही राम बनाम महावीर के में ये माना गया कि अगर कोई विधवा उसके जन्म से आई है पक्षकार के हैसियत के आधार पर उसके पर तो वो मान्य होगी। ठीक है ना, इस तरह से आपका है। अब सेक्शन 25 है, साक्ष्य जो है अब लिखित करने का ढंग कैसे होगा। ठीक है ना, उसी क्रम में और सारे साक्ष्य जो है वो आयुक्त लेगा, इसके साक्ष्य लेगा और उसका परीक्षण कराएगा और इन आधार पर जो है अब लिखित जो है साक्ष्य लेगा और साक्ष्य लेने की प्रक्रिया है उसका पालन करेगा। ठीक है ना, अब ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको हम और आगे बताएंगे। ठीक है।